हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ अ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट फॉर क्लास 11। ये आपका बैक टू बेसिक आपका पूरा सीरीज चल रहा था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके आप एक बार चेक कर लो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब करने मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो का एंड तक देखो। ये पूरा रिवीजन आपका होने वाला है पूरा चैप्टर का। ओके, तो इसमें नंबर 1 टॉपिक आपका आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हम लोग पहले समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, शॉर्ट में तो फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, जिसको हम लोग नाप सके। ठीक है, जिसको कि हम लोग मेजर कर सके, जिसको कि हम लोग मेजर कर सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल आता है कि फिजिकल क्वांटिटी बनता कैसे होगा। जैसे ये नेचर को हम लोग समझने के लिए, जैसे एज पर द रिचर्ड फील्डमैन, जैसे हम लोग ये नेचर को सिर्फ समझ सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और उसको समझने के लिए एक अपने उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को बताया। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या बताए थे, ठीक है, जो मेजर किया जा सके। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज से बनेगा, जैसे ये सवाल आ सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी किससे बन रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है आपका नंबर और दूसरा आपका क्या है, यूनिट। नंबर 1 इज नंबर। ठीक है, तो इसमें जो आपका आता है नंबर और यूनिट की हेल्प से एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया जाता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ अ रॉड। ठीक है, तो ये देखिए लेंथ क्या है, एक तरह का क्वांटिटी जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या डाल दिए, एक ऑब्जेक्ट डाल दिए, तो लेंथ ऑफ अ हम लोग क्या कह दिए, रॉड कह दिए। ठीक है ना, लेंथ ऑफ अ रॉड कह दिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 4 मीटर कह रहे हैं। ठीक है, कितना कह रहे हैं, 4 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रॉड क्या आपको बता रहा है, तो लेंथ ऑफ अ रॉड एक तरह का आपका फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है ना। यहाँ पे लेंथ जो है एक क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। और यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रॉड मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे कि मेरा बात हुआ था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो नंबर और यूनिट से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रॉड को हम लोगों ने क्या लिखा है, 4m, मतलब 4 मीटर लिखा है। तो ये 4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो m है वो आपको यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी को दो चीज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर और अ यूनिट। ठीक है, तो दोनों से मिलेगा और दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर हम लोग सिर्फ लेंथ ऑफ अ रॉड हम लोग सिर्फ 4 से नहीं बता सकते हैं, इसके साथ हम लोग को कुछ यूनिट चाहिए ताकि हम इसको अच्छा से जस्टिफाई कर सके कि एक्चुअल में ये कितना लेंथ एक्चुअल में मांग रहा है। ठीक है, और लेंथ का यूनिट हम लोग क्या मेजर किए थे, तो मीटर यूज किए थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या है कि ये फिजिकल क्वांटिटी हम लोग को बनता है। अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट का। ठीक है, अब हम लोग किसका बात करेंगे, मेजरमेंट का, कि मेजर कैसे किए, कि ये मीटर होना चाहिए या स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि हम लोग को नेचर से मिला है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मिल गया है, उसी का एक मेरा छोटा पोर्शन है मेरे पास एक छोटा पोर्शन है। अब हम लोग क्या किए, खुद से एक स्टैंडर्ड सेट किए। जैसे कि अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड के बारे में बात किया कि एक मीटर कैसे बनता है। ठीक है, एक लेंथ को कैसे लिया गया है। ठीक है, टाइम को किस तरह से इसको स्टैंडर्ड माना गया है। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, एक जो वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। उसको क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी हम लोग खुद ही मेजर करके रखे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड है। अब हम लोग जब भी नेचर में या फिर मैनमेड या फिर हम लोग जो भी चीज बनाते हो या फिर जो हम लोग को नेचर से मिलता हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बार बार जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, जो स्टैंडर्ड हम लोग क्रिएट किए हैं उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। उसके बाद ही हम ये जो क्वांटिटी है जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग जो लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये वाला मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे कि इसका जितना मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इसके अकॉर्डिंग कितना शो कर रहा है। मान लेते हैं कि ये मेरा 100% प्योर है। ठीक है, ये मेरा कितना है, तो 100% प्योर है। और ये वाला मेरा कितना है, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं 70 है। ठीक है, या 80 है या 90 है, जो भी है। तो हम लोग इससे पता चल गया, अच्छा ये 70% ही प्योर है, ये कंप्लीट प्योर नहीं है। तो हम लोग क्या किए, एक स्टैंडर्ड खुद से क्रिएट किए हैं इस चीज को हम लोग समझने के लिए। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट को लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ओके, तो आपका नंबर 3 टॉपिक क्या है, आपका यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो चीजों से बनता था, एक नंबर से, है ना, एक नंबर से बनता था और दूसरा क्या चीज से बनता था, ठीक है, एक यूनिट से बनता था। ये दोनों चीज को मिला हम लोग क्या बोलते थे, फिजिकल क्वांटिटी कहते थे। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हम लोग यूनिट कह रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट को भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी यूनिट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट और स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोगों ने क्या बात किया कि जो यूनिट है ना, उसको भी हम लोग दो हिस्सों में हम लोगों ने तोड़ दिया कि देखो, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है आपका क्या, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या होता है आपका डिराइव्ड यूनिट।
ठीक है। अब ऐसा क्यों है, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव कहने का मतलब, जो फंडामेंटल है, जैसे हम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो तीन ही चीज को स्टैंडर्ड लेते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम को। ये तीनों चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि आइदर मास में कैलकुलेट करेंगे, लेंथ में, या फिर टाइम में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा वर्ल्ड में सिर्फ यही तीन क्वांटिटी पे हम लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं, और भी ऐसा क्वांटिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया। इस तरह का आप लोगों ने काफी सारा क्वांटिटी पढ़ा है मतलब फंडामेंटल यूनिट में। तो इस तरह का भी जब क्वांटिटी आ गया तो उसको हम लोग क्या इसमें एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मेनली फंडामेंटल क्वांटिटी को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया कि जितना भी क्वांटिटी है अभी फिलहाल हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको मेजर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों को कितने थे, तो 7 थे। क्या क्या थे फंडामेंटल में, तो आपका था मास था, ठीक है, लेंथ था, और क्या था, तो टाइम था, और क्या था, टेम्परेचर था, और क्या था आपका लुमिनस इंटेंसिटी था, और क्या था, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट था, और तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग का क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी था। और डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कह रहे हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, जैसे स्पीड इज इक्वल टू हो गया आपका क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका क्या है, तो एक तरह का लेंथ ही है। डिस्टेंस जो है वो आपका एक तरह का लेंथ है, टाइम को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, तो सेकंड में करेंगे। तो जब हम लोग डिराइव यूनिट, मतलब ये जो यूनिट को डिराइव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर उसको एक्सप्रेस कर पाए, जैसे यहाँ पर लेंथ और सेकंड, ये सब सारा क्या है, एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वांटिटी में हम लोग एक्सप्रेस कर सके तो उसको हम लोग क्या कहते थे, डिराइव यूनिट कहते थे, ठीक है। तो इसको यूनिट में दो कैटेगरी में रखा गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो यूनिट है पूरा वर्ल्ड में अलग अलग, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड में यूनिट का अलग अलग क्या चलता था, सिस्टम चलता था। तो मान लेते हैं सिस्टम, कितना सिस्टम चलता था, तो मेनली 4 सिस्टम चलता था, ठीक है, 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट चलता था। क्या क्या चलता था, तो एक आपका हो जाता था इसमें एमकेएस, ठीक है, आपका क्या हो जाता है एमकेएस, दूसरा आपका हो गया सीजीएस, और क्या हो गया एमपीएस, और क्या हो गया इसके बाद हम लोग का जो सबसे इंपॉर्टेंट था तो उसको एसआई कहा गया, ठीक है। और एसआई कुछ नहीं है, एसआई जो है रैशनलाइज्ड फॉर्म है किसका, एमकेएस का। अब हम लोग एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस पे आ जाते हैं सीजीएस पे, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। अब ये जो एमपीएस है, ठीक है, यहाँ पे एम फॉर आपका क्या हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मास, लेंथ और टाइम, यही चीज को स्टैंडर्ड हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे यही तीन के टर्म पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब जैसे अलग अलग मतलब पूरा दुनिया में सबका अपना अपना क्वांटिटी जब एक्सप्रेस करने गया तो मेनली 4 क्वांटिटी को देखा गया। जैसे एमपीएस हो गया, ठीक है, एमपीएस क्या कह रहा था, तो ये मीटर हो गया, एम फॉर मीटर, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। ये ब्रिटिश यूनिट में आ जाता है। तो उसके बाद एक आ गया सेंटीमीटर, ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, ठीक है। तो आपका आ गया ये सीजीएस यूनिट। तीसरा आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एमकेएस, यही क्या है एमकेएस है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो इसी के थ्रू हम लोग आज क्या कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये जो है एमकेएस से ही डिराइव होके आया है, ठीक है। तो इतना सारा कैटेगरी आया हम लोग का, तो ये हम लोग फोर्स सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट से भी इनकाउंटर करना पड़ता है और बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट से भी इनकाउंटर करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं हाइट ऑफ अ माउंटेन है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और उसी तरह अगर मान लेते हैं कि एक छोटा सा पेन है और पेन का उसमें क्या है, टिप है, ठीक है, ये जो टिप है उतना छोटा है। तो दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक तो बहुत ज्यादा छोटा है, दूसरा क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और दोनों को हम लोग ऐसा नहीं कि फुट रूलर लिए और जाके नाप लिए कि ये 10 मीटर का, ये 20 मीटर का, उतना इजी तो नहीं है। तो उसको एक्सप्रेस जब करना रहेगा बहुत ही बड़ा क्वांटिटी या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा क्वांटिटी को, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूज करते हैं पावर ऑफ 10 मेथड, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि इसको लिखने का तरीका, अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं a × 10 का पावर b। अब यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि a है क्या है, b क्या है। तो a भी एक नंबर होने वाला है, b भी आपका नंबर होने वाला है, ठीक है, a भी आपका नंबर होने वाला है और b भी आपका क्या होने वाला है, नंबर होने वाला है, ठीक है। अब जब a का बात करते हैं, मान लीजिए a को क्या बोला गया है, या तो 1 से, ठीक है, 1 से बड़ा हो या तो 1 तक हो, मतलब मिनिमम 1 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 लिख दिए तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बना देगा, 0 ही बना देगा। तो यहाँ पे तो 0 लिख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर 1 रहना चाहिए या 1 से बड़ा रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं b का, b क्या रहना चाहिए, तो b पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कैसे, जैसे मान लेते हैं b, जैसे यहाँ पे b का पावर जो है मेरा नेगेटिव आ गया, कोई बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, मान लेते हैं 18 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया 18 आ गया, और एक में मान लेते हैं 10 का पावर प्लस 18 आ गया। क्या फर्क है दोनों में? तो अगर आप लोग को नंबर लाइन सबको आता है, ठीक है, नंबर लाइन में इधर क्या रहता है 0, और ठीक है ये ओरिजिन है, इधर क्या है पॉजिटिव है, और इधर क्या है नेगेटिव है। तो आप जितना ही डाउनवर्ड इधर जाते रहेंगे तो उतना ही नंबर आपका क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, ठीक है, -3 छोटा है, ठीक है, माइनस मतलब इस तरह से आपका नंबर क्या होगा, घटते ही जा रहा है, घटते ही जा रहा है, -4 उससे भी ज्यादा, -5 उससे भी छोटा, तो इस तरह से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब पावर जो है नेगेटिव में रहता है तो वो क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है, और जब पॉजिटिव रहता है तो वो क्वांटिटी उतना ही ज्यादा क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल को लिया है, जैसे आप देख सकते हैं कि जो डायमीटर ऑफ अ सन है कितना है, तो 1.39 into 10 to the power 9, यहाँ पे डायमीटर ऑफ सन को बताए हैं। अब यहाँ पे क्या किए, अब सन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, अब हम लोग क्या किया, हाइड्रोजन एटम को ले लिया कि बहुत ही ज्यादा उसका कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही छोटा एटॉमिक लेवल पे, ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि हाइड्रोजन एटम का क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायमीटर, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन एटम है और यहाँ आपका क्या है तो सन है, तो इसका डायमीटर इतना दिया हुआ है, इसका डायमीटर इतना दिया हुआ है। अब ये दोनों में डिफरेंस पता करना पड़ेगा, डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि ये इससे कितना छोटा और ये इससे कितना बड़ा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पावर है, जैसे इसका पावर कितना है, इसका 9 है, किसका सन का, और माइनस करेंगे क्योंकि घटाना है, और इसका कितना है हाइड्रोजन एटम का, तो -10 है, कितना है तो -10, तो दोनों को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस बना दिया और आपका आ गया 19। इससे पता चल रहा है कि जो सन है ना ये 10 to the power 19 ऑर्डर टाइम्स बड़ा है किससे, हाइड्रोजन एटम से। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर और मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। ओके ना, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जा रहा है आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, नंबर आ जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस। अब हम लोग समझेंगे पहले डायमेंशन होता क्या है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टाइम ऑफ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कंटेन्ड इन अ गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन, ठीक है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल से, जैसे एरिया है, क्या है एरिया है, एरिया हम लोग क्या लिखें, लेंथ इनटू लेंथ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ लेंथ, ये भी एक तरह का लेंथ है, जिसको भी लेंथ के बेसिस पर हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग क्या किया, लेंथ इनटू लेंथ लिख दिए इसको, तो ये क्या आ गया मेरा l स्क्वायर आ गया, क्या आ गया l स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तीन क्वांटिटी का जो मैकेनिक्स में यूज होता था बेसिकली उसी को यूज करते हैं, दैट इज m l and t, इसी को यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब एरिया का हम लोग डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे मास है क्या, यहाँ पे मास है तो मास तो है ही नहीं, और यहाँ पे ना ही टाइम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो पावर है ना, मास का कितना हो गया, पावर है नहीं तो 0 लिखेंगे, और इसका पावर क्या नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। इसका मतलब अगर हम लोग बात करते हैं कि एरिया में डायमेंशन जो है मास का कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ मास किसमें, इन एरिया का जो फॉर्मूला है आपका कितना है तो 0 है। उसी तरह अगर टाइम का बात करें तो उसका भी कितना है 0 है, बस आपका जो डायमेंशन कितना आ गया, तो यहाँ पे जो लेंथ है, जब लेंथ निकालते तो वही आपका डायमेंशन मतलब 2 आ गया। तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं डायमेंशन हम क्या चीज को रहे हैं, डायमेंशन उसी को कर रहे हैं, ये जो पावर है ना मेरा एक्सपोनेंट की, ये एक तरह का मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है, एमएलटी मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एल जो है मतलब लेंथ जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये लेंथ को कितना बार लिखा जा रहा है, ये कितना बार लिखा जा रहा है इसको, तो 2 बार लिखा जा रहा है। तो इसका जो पावर रेंज होगा ना, ये जो कितना बार लिखा जा रहा है एक्चुअल में, जैसे लेंथ को 2 बार लिखा गया, ये भी उसका डायमेंशन बन जाएगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ अ लेंथ, ठीक है, यही डायमेंशन ऑफ अ लेंथ कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो इसका क्या समझे, जो पावर है ना उसी को ही लोग डायमेंशन कह रहा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक फार्मूला अगर हम लोग को बनाना रहा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एरिया लिया उसी तरह अलग ले लेते हैं और जैसे हम लोग लेंगे डेंसिटी, क्या लेंगे डेंसिटी लेंगे, ठीक है। ये क्या है मेरा, तो डेंसिटी है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब हमको क्या करना है, ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको mlt में एक्सप्रेस कर देना है ताकि हमको डायमेंशन पता चल जाए। अब देखिए यहाँ पे m फॉर मास है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मास को मास में ही छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको पता होगा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आप चाहे ये लिखे या फिर ये लिखे, तो दिस ऑल आर द काइंड ऑफ अ लेंथ। तो ये सब सारा क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, और इसको अगर हम लोग को फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना है तो सारा को हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंथ कह सकते हैं ना, क्योंकि सारा को यहाँ पे मीटर में ही हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं। तो वॉल्यूम क्या आ गया, एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख दिया, वॉल्यूम की जगह एल क्यूब लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो टाइम है नहीं, यहाँ टाइम है क्या, अब आपको पता होगा कि 1 बाय, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x क्वांटिटी,
कुछ भी होता है तो इसका क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मास है, मास यहाँ पे है, वहां पे मास नहीं था, यहाँ पे फॉर्मूला में रहेगा, इसलिए आपको बोल रहे थे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का आपको ध्यान में रख लेना और कुछ नहीं, ठीक है। तो मास यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, क्वांटिटी 1 रहेगा। अब ये जो लेंथ है, जैसे यहाँ पे देख सकते ऊपर चल गया इनवर्स हो गया, तो इसको ऐसे लिख दिया और लेंथ को इस तरह लिख दिया। अब बचा क्या, टाइम, तो टाइम है नहीं, तो इसको क्या कर दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डायमेंशन रहता है इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं किसी चीज का भी, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास जो भी है सारा को इसी तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मास कितना है, तो 8 है, लेंथ कितना है, तो -3 है, तो टाइम कितना है, तो 0 है। तो ये मास का डायमेंशन कितना हो गया, तो 1 हो गया। बस आपको पावर को ध्यान रखना है, लेंथ का कितना -3 है, टाइम का क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या कहता है, मेरे पास दो क्वांटिटी, ठीक है, मेरे पास दो क्वांटिटी है और दोनों का जो डायमेंशन रहेगा, डायमेंशन क्या बताया था मैंने, जैसे एरिया इज इक्वल टू मेरा क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दोनों को लेंथ में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, दोनों को क्या कर रहे थे, लेंथ में एक्सप्रेस कर पा रहे थे, तो हम उसको L स्क्वायर कह रहे थे। और ये जो स्क्वायर आ रहा था मतलब जो पावर कंपोनेंट आ रहा था, हम उसी को बोल रहे थे कि डायमेंशन है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी को कितना बार लिखा जा रहा है, बस, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इधर भी है, इधर मान लेते हैं x1 है, इस तरफ क्या है, तो x2 है। अब इसका भी कुछ डायमेंशन होगा, इसका भी कुछ डायमेंशन होगा, तो जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, बराबर हो जाए, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो एज पर दिस देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल से बताया है कि MLT इधर लेंगे और इधर क्या MLT, अब दोनों का डायमेंशन, यहाँ पर डायमेंशन क्या है, ABC और यहाँ पर है XYZ। तो जब ABC कंप्लीटली इक्वल हो जाए XYZ के, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब नंबर 2 आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। हम लोग जो डायमेंशन एनालिसिस, इससे पहले डायमेंशन बताया, डायमेंशन फार्मूला भी बताया, अब डायमेंशन एनालिसिस देखते हैं कि कभी एक सिस्टम को अगर दूसरा सिस्टम में अगर हमको कन्वर्ट करना रहे तो हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबको ही जानते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो दो चीजों से बना है, एक नंबर से और दूसरा किससे बना है, तो यूनिट से बना है कि नहीं। तो अब हम लोग मान लेते हैं, अब दो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों कंप्लीटली क्या है, सेम है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि x1 हम लोग कैसे देखें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला था, एक नंबर से बनेगा, दूसरा किससे बनेगा, तो यूनिट से बनेगा। तो यहाँ पे n1 मेरा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेरे को क्या बता रहा है, यूनिट के बारे में बता रहा है। तो एक सिस्टम का हो गया ये, ठीक है, एक सिस्टम हो गया मेरा, उसका ये आ गया मेरा फिजिकल क्वांटिटी, ये मेरा क्या आ गया, फिजिकल क्वांटिटी आ गया। उसी तरह दूसरा सिस्टम को भी लेंगे। अब हम लोग क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो हम लोग लिख सकते हैं N2 M2, मतलब ये क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है x है, ठीक है, और ये भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है, तो x है। अब यहाँ पे देखिए नंबर है, यूनिट है, यहाँ पे देखिए नंबर है, यूनिट है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं इसका क्वांटिटी को निकालना है, क्वांटिटी को निकालना है मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है वो कितना अमाउंट में उससे डिफर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, N2 को वहीं पे छोड़ दिए, तो N1 यही रहेगा, तो M1 डिवाइडेड बाय M2 आ जाएगा, उसी तरह L1 डिवाइडेड बाय L2 और T1 डिवाइडेड बाय T2, और सबका पावर क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर क्या है, सेम है, इसका भी A, इसका भी A, B एज वेल एज C। तो तीनों को क्या कर देंगे, पावर का एज यूजुअल बैठा देंगे। इस तरह से हम लोग क्या कोई भी क्वांटिटी को बता सकते हैं कि कितना से डिफर कर सकता है, ठीक है। ये डायमेंशनल एनालिसिस था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर का बात आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंट फिगर है मेरा, वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है आपका सर्टेनिटी, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका अनसर्टेनिटी। मतलब ऐसा कोई भी फिगर या फिर नंबर, ठीक है, ऐसा कोई भी फिगर या फिर नंबर जो है उसमें सर्टेन भी है कुछ और अनसर्टेन भी है, तो हम उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लिया, मान लेते हैं 14.5, क्या ले लिया हम लोग 14.5। अब इसको ध्यान से आप देखिए, जो 14 है ना वो हमको सर्टेनिटी को बता रहा है, मतलब जो फिक्स है, जो सही है, ठीक है, और ये जो 5 है वो मेरा अनसर्टेनिटी को बता रहा है, जो कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके ऊपर रीजन कौन से लगा रहा है, ठीक है। ये रीजनेबली क्या हो जाएगा, रीजनेबली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एग्जांपल हो गया मेरा क्या, सिग्निफिकेंट फिगर का। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए काफी ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 क्या बोला जाता है कि ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ये तो आप सबको पता है, कोई भी नॉन जीरोस है, मान लेते हैं 4 6 2 8, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरोस है सारा, ठीक है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना है, तो 1 2 3 एंड 4, तो देयर आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर हियर। Okay, now number 2 is all zero occur between the two non-zero are significant.
नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो नंबर है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मान लेते हैं 7 है, और इसके बीच में चाहे जितना जीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको भी एक तरह का सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो फिगर है मेरे पास, देखिए ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, इसके बीच में कितना आ गया 3 जीरो। अब इसको हम लोग ऐसा नहीं कि काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करना पड़ेगा क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में आया, तो कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है तो 5 है। अब क्या बोलता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ लास्ट, यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, all zero to the right of a last non-zero digit are not significant। कहने का मतलब मान लेते हैं आपको 210 दे दिए, आपको कितना दे दिए 210। तो अब यहाँ पे देखिएगा कोई भी आपका ये तो नॉन जीरो है, जिसके बाद आपका क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के तरह नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया तो मात्र 2 रह गया, कितना रह गया तो 2 रह गया। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं all zeros to the right, all zeros to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 0.04 है, मेरे पास क्या है 0.04, तो ये क्या बोल रहा है all zero to the right of a decimal point, all zero to the right of a decimal point and to the left of a non-zero digit। देखिए ये आपका डेसिमल पॉइंट, ये आपका राइट और ये आपका नॉन जीरो डिजिट इसका लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि इसके बीच में अगर जीरो आता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। सो हियर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना है फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे 0.04 है, अब ये मेरा डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और जो मेरा नॉन जीरो है उसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो रहता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को मान रहे हैं। अब क्या बोलेंगे ऑल जीरोस टू द राइट, इसी का वाइस वर्सा है जस्ट इसका अपोजिट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्या हो गया जब 0.04 लिए, जब 0.04 लिए तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट था जो कि 4 था, क्योंकि ये इसका लेफ्ट है ये इसका राइट है। लेकिन इसी को अगर हम 0.40 लिख देते हैं, मतलब ये जीरो उठा के क्या किया राइट साइड में प्लेस कर दिया, अब यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे कितना आ गया दो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। यही कुछ जरा सा डिफरेंस है दोनों रूल में, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सारा रूल्स है किसका सिग्निफिकेंट फिगर का। ओके तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है राउंडिंग ऑफ, ठीक है, कि किस तरह से कोई भी जो नंबर दिया हो उसको राउंड ऑफ मेथड किस तरह से करते हैं। उसके लिए हम लोगों को कुछ सर्टेन रूल आने चाहिए इसको राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, if the digit drop in a number is lesser than 5 then the preceding digit is unchanged। कहने का मतलब मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, क्या है 8.64, ठीक है, मेरे पास नंबर है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, जो कि क्या है 5 से कम है, क्या है 5 से कम। तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है मतलब जिसके पीछे वाला है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा और उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान देना है कि जो नंबर है वो 5 है या 5 से ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं नहीं 5 से तो कम है, तो अगर 5 से कम रहेगा तो नंबर में क्या आएगा कोई भी बदलाव नहीं आएगा और उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2 इफ इट इज ग्रेटर देन 5, अगर मान लेते ये तो लेसर देन 5 का केस हो गया, केस नंबर 2 देखते हैं अगर 5 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, तो जो मेरा प्रीवियस डिजिट था मान लेते हैं 4 नहीं रह गया 5 हो गया या 6 रह गया, ठीक है, तो ये जो प्रीवियस डिजिट था तो वो क्या हो गया वो 1 रेज हो जाएगा, वो कितना रेज हो जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो इसलिए 8.66 है, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 8.7 लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ द डिजिट ड्रॉप इन अ नंबर इज 5 और फॉलोड बाय 0, क्या बोल रहा है, क्या मान लेते हैं मेरे पास लिमिट आ गया क्या 5, अब 5 ही है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो जब 5 आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 8.64 था यहाँ पे 6 था, तो एक तो ज्यादा हो गया एक तो कम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 5 ही रह गया तो जो मेरा लिमिट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दो चीज पे ध्यान देंगे कि वो उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है, जैसे मेरा लास्ट डिजिट हो गया 5, उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट जो कि 10 उसके पीछे है तो वो देखेंगे कि वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है तो इवन है, तो इवन रहेगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा और उसको एज इट इज लिख देना है, जो कि 8.6 लिखा है। देखिए 8.65 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 5 है और उससे पीछे वाला डिजिट मतलब प्रीसीडिंग डिजिट क्या है मेरा 6 है, और 6 क्या था मेरा तो 6 मेरा क्या है तो इवन है, तो इवन रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको लिख देंगे। लेकिन अगर वही चीज अगर ऑड रहा तो जैसे यहाँ देख सकते हैं 6 से क्या आप क्या लिख दिए हम 7 लिख दिए, लास्ट डिजिट आपका 5 है तो हमें से क्या होगा एक रेज हो जाता है मतलब बढ़ जाता है। अब 8.75 नहीं लिखे हम लोग क्या लिखेंगे 8.8 लिखेंगे, तो ये राउंडिंग ऑफ मेथड है। ओके नाउ नेक्स्ट इज ओके नाउ द टॉपिक्स आर
एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एरर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, ये सब है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि एक्यूरेसी क्या होता है। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका हम लोग को क्या है, एक्चुअल वैल्यू, एक एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसका, जो एक्चुअल रियल वैल्यू है या फिर उसको ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, वो हमको पता है इस फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम लोग क्या किए, एक इंस्ट्रूमेंट लिया और बार बार क्या कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट के थ्रू हम लोग ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन को बना रहे हैं और जो हम लोग मेजर कर पा रहे हैं वो कितना ज्यादा नजदीक हो पाएगा एक्चुअल वैल्यू का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। इसी को क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। मान लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, उसका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर, उसका ट्रू वैल्यू पता है। अब हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हैं या फिर जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो आ रहा है 8 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, देखिए 9 सबसे ज्यादा क्या है, प्रिसाइज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जितना ज्यादा एक्यूरेट रहता है, तो 9 सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, इसी से हम लोग एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ नंबर 2 इज प्रिसीजन। अब क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। देखिए प्रिसीजन को समझने के लिए हम लोग को ये पता रहना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरे पास जो स्केल रहता है, हम लोग फुट रूलर यूज करते हैं, तो 0 से लेकर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर का मेनली रहता है ना। 0 से लेकर कितना तक का रहता है, 15 सेंटीमीटर तक का। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। मतलब जैसे ये वाला मेरा इंस्ट्रूमेंट है, अभी इसी से तो नापने वाले हैं, जो भी लेंथ वाला बेसिस है मेरा। अब यहाँ पे क्या है कि ये मिनिमम कितना कर सकता है, तो ये मिनिमम कितना करता है, तो 0.1 सेंटीमीटर करता है। ये 0.1 सेंटीमीटर करता है, तो हम 0.1 सेंटीमीटर क्या कह सकते हैं कि ये लिस्ट काउंट है, किसका, लिस्ट काउंट ऑफ अ स्केल, है ना। ये लिस्ट काउंट किसका है, तो स्केल का। तो ये मिनिमम मेजर कर पा रहे हैं, तो हम इसी को प्रिसीजन कहते हैं कि ये कितना मिनिमम मेजरमेंट, कितना ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम लोग को दे सकता है। ठीक है, तो ये कितना तक का दे सकता है, तो 0.1 तक का हम लोग को ये प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है, कौन, फुट रूलर। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रिसीजन क्या होता है, और सारे इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना लिस्ट काउंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिसीजन डिसाइड भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं एरर का। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एरर का, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना, प्लीज जाकर आप उसे देखिए, उसमें डिटेल स्टडी हुआ है, एरर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, साथ ही साथ जितने भी आपके हाउ टू एक्सप्रेस एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, सारा कुछ इसमें डिटेल में है। अभी हम लोग शॉर्ट में और क्विक रिवीजन कर रहे हैं ना, तो एरर के मतलब हम लोग क्या समझेंगे, एरर मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही ना बोलते हैं हम लोग कि एरर मतलब क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। अब ये ट्रू वैल्यू क्या है, ये ट्रू वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें अलग अलग बहुत सारा ऑब्जर्वेशन को लेके आ गए। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन को ले आए, और ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम लोग मीन निकालते हैं ना, जब हम लोग मीन निकालते हैं या फिर जो एवरेज निकालते हैं, वही वर्क करने लगता है किस तरह, ट्रू वैल्यू की तरह। वही किस तरह वर्क करने लगता है, ट्रू वैल्यू की तरह। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अब एवरेज करके हम लोग निकाल लिए कि अच्छा इसका एवरेज इतना आया, मान लेते हैं x अमाउंट है। अब मेरा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या आया था, तो मान लेते हैं n आया था, तो n को क्या करेंगे, इसमें बार बार घटा के देखेंगे कि मेरा एरर कितना आ रहा है। सारा ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर आएगा, तो ट्रू वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू में लेके चलते हैं। ठीक है, पावर ऑफ विजडम है। ठीक है, कि जितना ज्यादा क्वांटिटी रहेगा उतना ही अच्छा हम लोगों को क्या मिले, एवरेज वैल्यू हम लोग को मिल पाएगा। तो एरर मतलब क्या हो जाता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और एरर को हम लोग मेनली दो कैटेगरी में रखे हैं, एक सिस्टमैटिक एरर है कि नहीं, एक सिस्टमैटिक एरर रखे हैं, और दूसरा हम लोग क्या रखे हैं, तो दूसरा रखे हैं रैंडम एरर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर का बात क्या होता है, तो सिस्टमैटिक एरर ऐसा जैसे हम लोग केयरलेसनेस के कारण, कभी हम लोग ऑब्जर्वेशन सही से नहीं लिखे, तो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट रह सकता है। ठीक है, कभी पर्सनल एरर रहता है, तो इतना जितना ये सब तरह का एरर है वो उसको सिस्टमैटिक एरर में रखा गया है। और रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर होता है रैंडम कॉजेस के लिए, क्या कब कैसे होगा उस पता भी नहीं चलेगा, वो उस तरह का जितना भी गलती होता है उसको रैंडम एरर में रखा गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि सिस्टमैटिक एरर जो है, जैसे मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है उस तरह का एरर, और जो रैंडम एरर है वो कोई भी चीज, जैसे इन्वायरमेंट का भी हो सकता है उसमें योगदान। ठीक है, तो उस तरह का जितना भी एरर होगा उसको रैंडम एरर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर होता क्या है, मतलब कितना तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए नंबर 1 क्या बोलता है, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो भी बनने वाला, हम पहले इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि सारा कुछ किस बात पे डिपेंड करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन पे, दैट मीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी दो क्वांटिटी को हम लोग जोड़ के देखते हैं, घटा के देखते हैं, गुना करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, तो हम लोग को कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, तो जब रिजल्ट जो है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिजल्टेंट हम लोग निकाले, ठीक है, उसको या तो जोड़ा जाए या तो घटाया जाए। मान लेते हैं सेम क्वांटिटी एक बार जोड़ा जा रहा है तो a प्लस बी लिखें,
और एक बार हम लोग उसको घटाएं तो a माइनस बी लिखें, तो डेल्टा जेड और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये क्या बन रहा है, पहला कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, ये जो है डेल्टा जेड, ये कहने का मतलब कि ये एब्सोल्यूट एरर है, ये एब्सोल्यूट एरर है, मतलब जितना भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, मान लेते हैं क्वांटिटी जो ए है, तो ए का एब्सोल्यूट एरर आ गया डेल्टा ए, तो ये डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, तो ये मेन एरर है, और ये आपका मतलब सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एब्सोल्यूट एरर में आ जाएगा कौन सा, डेल्टा ए आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ डेल्टा जेड जो है आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब जब दो क्वांटिटी को, अब तो प्लस माइनस देखिए, अब क्या किया जाएगा, गुना और भागा किया जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन किया जाएगा। तो जब जेड को दो क्वांटिटी है मेरा, ए इंटू बी कर सकते हैं, और जेड को आइदर डिवाइड कर सकते हैं, ए बाई बी कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग इसको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को मिलता है डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है। ये उसका जो एक्चुअल वैल्यू है और उसमें जितना एब्सोल्यूट एरर आया, जेड जो है मेरा रिजल्ट है, ठीक है, और इसमें जितना मेरा एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा ए जो है इसका जो एब्सोल्यूट एरर है, और डेल्टा बी जो है इसका जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज व्हेन द रिजल्ट इज द पावर ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो मेरा रिजल्ट बनने वाला है वो पावर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए आप ध्यान से, ए मेरा कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जेड मेरा क्या है, तो जेड यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट को बता रहा है, और एन जो है कोई नंबर को बता रहा है जो कि पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसको जब निकालना रहता है तो z इज इक्वल टू n इंटू नंबर, यहाँ पर क्वांटिटी है, इंटू रिलेटिव एरर ऑफ अ a, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पावर वाला जो वैल्यू है उसको किस तरह से एरर को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें आपको दो ही चीज ध्यान रखना है एरर में, ठीक है। पहला कि जो एरर है ना वो एडिटिव नेचर का है, क्या है, एडिटिव नेचर का। एडिटिव नेचर का कहने का मतलब चाहे जोड़े घटाए या फिर कुछ भी करे, देखिए यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ऐड हो रहा है, और जब इसमें भी आप क्वांटिटी पड़ेगा तो ऐड ही होने वाला है। हमेशा ध्यान रखना है कि तो एरर है, जो एरर है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, एडिटिव नेचर का रहता है। अब ऐसा क्यों रहता है एडिटिव नेचर का, जैसे देखिए जेड आया, जेड मेरा क्या है, रिजल्ट है, और इसमें आ गया फॉल्ट कितना का, डेल्टा जेड का, कितना आ गया, डेल्टा जेड का। अब ये क्यों आया, क्योंकि जब जेड को हम लोग लिख रहे थे ए प्लस, क्या लिख रहे थे, बी लिख रहे थे। अब ए में भी कुछ फॉल्ट आया होगा, दैट इज डेल्टा ए कह रहे थे, और बी में भी कुछ फॉल्ट आया होगा जिसको हम लोग डेल्टा बी कह रहे थे, है ना। तो जब इसमें भी कुछ फॉल्ट है और इसमें भी कुछ फॉल्ट है, तो जो रिजल्टेंट है उसमें ऑब्वियसली फॉल्ट आने ही वाला है, क्योंकि मेरा जो दोनों क्वांटिटी को ले रहे थे उसी में मेरा फॉल्ट आ गया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट बनने वाला है, ठीक है, उसमें भी फॉल्ट आएगा ड्यू टू दिस टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इससे हम लोग क्या समझने में मिला कि जो एरर है वो एडिटिव नेचर का है, ठीक है। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो और जल्द से जल्द करो। और अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाके आप चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।